चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क की माली हालत ठीक नहीं है और इमरान सरकार के खिलाफ उन्हीं के चहेते कट्टरपंथियों ने बंदूक उठा ली है। रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक विरोध की आग भड़क उठी है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक ने इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। टीएलपी के हजारों लोग इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं और डर के मारे इमरान खान सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है। मैंने साद रिजवी साहब से अर्ज की है, फ्रांस इस सारे यूरोपीय यूनियन को हेड कर रहा है। फैटफ में हमारा एक पॉइंट रहता है, टीएलपी को भी समझ होनी चाहिए। कट्टरपंथियों की जिस फौज को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपने फायदे के लिए पाला पोसा, राजनीतिक संरक्षण दिया, आज वही कट्टरपंथी फौज इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए सड़कों पर उतर गई है। इमरान खान ने जिस कट्टरपंथी राजनीतिक दल को नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ खड़ा किया था, आज उसी के कारिंदे इमरान खान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। बरेलवी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तहरीक-ए-लब्बैक ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएलपी की कट्टरपंथी सोच से इत्तेफाक रखने वाली हजारों की भीड़ इस्लामाबाद की ओर कूच कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम अब सड़कों पे आ जाए। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। ईमान का तकाजा ये है कि अब घरों में बैठना गैरत का तकाजा नहीं है। सब लोग उठो, इस कारवां के साथ शामिल हो जाओ। ये नामूस-ए-रिसालत कारवां है, ये इज्जत-ए-रसूल कारवां है, ये अपने नबी से वफा का कारवां है। इसके साथ शामिल हो जाएं। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। ये काफिला रुकेगा नहीं, ना तुम्हारे चैलेंज से, ना तुम्हारी गोलियों की बौछार से। आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी इमरान सरकार को घेरने के लिए इस्लामाबाद की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। आखिर इमरान खान ने इस कट्टरपंथी जमात के साथ ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। पूरा मामला समझाएं उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अच्छी खासी पकड़ रखने वाली तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के प्रदर्शन से हालात बेहद खराब हैं। पंजाब प्रांत के गुजरांवाला, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरात, झेलम, कसूर, रावलपिंडी और सियालकोट में तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं। अब तक इन झड़पों में 250 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 4 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। आरोप तो यहां तक हैं कि टीएलपी के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल किया। दरअसल तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी 22 अक्टूबर से इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब वो इस्लामाबाद को घेर कर अपनी मांगे मनवाना चाहती है। यार तुम पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करते हो, बयान करते हो, फिर उन लोगों के दरमियान में दोबारा आना नहीं है। लोग क्या कहेंगे भी तुम्हें हम वोट दें, तू हमारे मुआशरे का एक अच्छा इंसान है, तो पूरी दुनिया के सामने कहता है मैंने मुज़ाकरात किए, 2 दिन में मामला हल कर रहे हैं, और फिर तुम क्रैकडाउन करके ये तो वो जवाब देंगे ना। हम उन्हें यही नसीहत करते हैं, मोमिनाना मशवरा देते हैं, खुदा के लिए हमारे साथ जो वादा किया पूरा करो, वो करना पड़ेगा आपको। आज करो, कल करो। ये हुजूर के गुलाम इसीलिए खड़े हुए हैं, ये तो वापस नहीं जाने वाले। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े कट्टरपंथियों ने पिछले 6 दिनों से पाकिस्तान को बंधक बना रखा है, लेकिन अचानक हालात तेजी से बदले। अब इस्लामी कट्टरपंथ को धार देने वाली इस पार्टी के लोग इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। वो इमरान सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से निकलवाना चाहते हैं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रों ने कुछ दिनों पहले इस्लाम पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के प्रमुख रहे खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। साद रिजवी के नेतृत्व में टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और जमकर उत्पात मचाया था। इसके बाद इमरान सरकार ने साद रिजवी और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, इमरान सरकार ने टीएलपी पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इसके बाद से ही टीएलपी के कार्यकर्ता साद रिजवी और उसके समर्थकों को रिहा करने के साथ फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकालने की मांग पर अड़े हैं। तहरीक लब्बैक के समर्थकों ने 22 अक्टूबर को पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर समेत कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया। ये समर्थक अपने सरगना साद रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही फ्रांसीसी दूतावास को बंद कराना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने साद रिजवी को रिहा करने और टीएलपी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग मान ली है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि वो फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकाले और उसके साथ अपने रिश्ते खराब करे। बस यही मामला अटका है और इमरान के सामने कट्टरपंथ का फंदा लटका है। टीएलपी समर्थक इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने पुलिस या सुरक्षा बल के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। लिहाजा इमरान सरकार ने कहीं सड़कों पर कंटेनर खड़े कर दिए हैं, कहीं सड़कों पर रेत के ढेर रख दिए हैं, तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे खोदकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद की तरफ मुमकिन मार्च को रोकने के लिए वजीराबाद में जीटी रोड पर दोनों जानिब गहरी खंदक खोद दी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद फराज से। जी नाज़रीन, हम इस वक्त जीटी रोड वजीराबाद पर मौजूद हैं और ये वो मुकाम है जहां पर इंतजामिया की जानिब से ये 100 फुट की सड़क थी, इस पूरी सड़क को खोद दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर गहरा इसको खोदा गया है। ये 10 फुट इसकी गहराई और सारी मिट्टी निकाल कर साइड पे कर दी गई है। अगर टीएलपी की ओर से प्रदर्शन कर रहे लोग इस्लामाबाद पहुंच गए तो कानून व्यवस्था अपनी जगह, बाकी तमाम चीजें भी ठप हो सकती हैं। चंद घंटों में लाखों लोग यहां पहुंच गए तो हालात खराब हो सकते हैं। 6 महीने पहले इसी तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो इमरान सरकार की परेशानी का सबब ये है कि अगर वो फ्रांस से रिश्ते बिगाड़ती है तो यूरोपियन यूनियन से भी संबंध खराब होंगे। अगर फ्रांस से किनारा करती है तो एफएटीएफ से भविष्य में राहत मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। और अगर इमरान सरकार तहरीक लब्बैक की मांगे नहीं मानती तो क्रांति होगी और इमरान का सिंहासन भी हिल सकता है। टीएलपी के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। मैंने साद रिजवी साहब से अर्ज की है, फ्रांस इस सारे यूरोपीय यूनियन को हेड कर रहा है। फैटफ में हमारा एक पॉइंट रहता है, टीएलपी को भी समझ होनी चाहिए। टीएलपी की स्थापना खादिम हुसैन रिजवी ने 2017 में की थी। खादिम हुसैन ने फ्रांस को एटम बम से उड़ाने की वकालत की थी। पिछले साल अक्टूबर में खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई। पाकिस्तान में खादिम हुसैन रिजवी को चाहने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि लाहौर में उनके जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ी थी। हालांकि खादिम रिजवी की मौत के बाद उनके बेटे साद रिजवी ने टीएलपी पर कब्जा जमा लिया और अब साद रिजवी अपने समर्थकों के दम पर इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहा है। एक तरफ विरोध की आग है तो दूसरी तरफ देश की डूबती अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती महंगाई। पाकिस्तान के लोग भूख से बिलख रहे हैं, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? दरअसल पाकिस्तान ने कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना बंद नहीं किया। अब तो आलम यह है कि इमरान खान को अपने देश को नीलाम होने से बचाने के लिए हाथ में कटोरा लेकर विश्व भ्रमण करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की माली हालत खस्ता हो चुकी है। चीन पाकिस्तान को कर्ज देते देते थक चुका है।
विश्व बैंक ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर बहुत हद तक रोक लगा दी। ऊपर से FATF के प्रहार से पाकिस्तान की अर्थनीति हिल गई है। आज पाकिस्तान में चारों तरफ एक ही बात की चर्चा है कि मुल्क का क्या होगा। क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा? क्या पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसकर किसी दूसरे मुल्क का उपनिवेश बन जाएगा? क्या पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा? और दूसरी तरफ हमारी कुर्कियां शुरू हो गई। 45,000 बिल्डिंग बेची जाएंगी। यूं दस्त हमारे हाथ में कासा पकड़ा दिया इन आलमी इदारों ने। क्या क्या बिकने वाला है, लोगों पर बिजली का बम कैसे गिरा दिया गया। और जो सबसे खतरनाक खबर है, 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट एक दूसरा वो हमारे लिए बदमाश कह दें जी 200 इदारों का इशारा दिया IMF ने, कितना 200 का कि भी इनकी तैयारी करो। 50 इदारे हर साल ना हम बेचा कर। पाकिस्तान में हाय तौबा मची है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर आतंक के पैरोकार पाकिस्तान की कोई कितनी मदद करे भी तो उसके एवज में दहशतगर्दी का रिटर्न गिफ्ट क्यों झेले। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब कुछ नहीं सूझा, जब कहीं से मदद नहीं मिली, कहीं से कर्ज नहीं मिला, कहीं से उधार में पैसे नहीं मिले, तो आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए इमरान खान सऊदी अरब चले गए। 23 से 24 अक्टूबर तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब में डेरा डाले रहे। मौका तो था रियाद में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सम्मेलन का, लेकिन इस सम्मेलन के बहाने इमरान खान अपने देश का सम्मान बचाने में लगे रहे। इमरान खान कटोरा लेकर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने गिड़गिड़ाते रहे। ऐसे में सऊदी अरब भी क्या करता, इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान की मदद करता। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $3 अरब यानी करीब 300 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। सऊदी अरब ने नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मदद का ऐलान किया है। तो इसी साल सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को तेल उत्पाद से जुड़े व्यापार के लिए करीब 150 करोड़ की मदद की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको सऊदी अथॉरिटीज ने श्योर कराया, प्रॉमिस किया है कि वो $3 अरब की जो अमाउंट है वो देंगे, पाकिस्तान के सेफ डिपॉजिट में जमा कराएंगे। सेफ डिपॉजिट में यानी कि यहाँ से निकाल ना सके। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे सियासतदान, मैंने पहले कितनी दफा कहा है कि हमारे सियासतदान हमें नीचा दिखाने के लिए, अवाम को खज्जल खराब करने के लिए दूसरे ममालिक से पैसे ले जाते हैं, ये उधारे। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो मुल्क है ये किस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में फॉल कर गया है कि आपकी जो डिफेंस बजट है, आपने बोरोड पैसा लिया हुआ है। इमरान भले ही सऊदी अरब से मिली भीख को बड़ी कामयाबी बता रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में उन्हीं की कौम उनका मजाक उड़ा रही है। कर्ज के पैसों से कर्ज चुकाने की उनकी नीति की आलोचना कर रही है। यही नहीं, बातें तो इस पर भी हो रही हैं कि जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए थे, उसके सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी। सऊदी अरेबिया, it's romantic, it's idealistic, and all my prayers are with you. दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आ गई थी। सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ओर से सऊदी अरब को चेतावनी दी गई थी और तभी से दोनों देशों के बीच तकरार शुरू हो गई। लेकिन मरता क्या ना करता, इमरान खान को आखिरकार सऊदी अरब की शरण में जाना ही पड़ा। सऊदी अरब से भीख मांगनी पड़ी। अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस भीख के एवज में पाकिस्तान से क्या वसूल करता है। पाकिस्तान को 300 करोड़ रुपए का कर्ज कितना भारी पड़ता है।